क्या आपने कभी सोचा है कॉन्टिनेंट्स को कौन सी पावर मूव करती हैं? और कौन सी फोर्स टेक्टोनिक प्लेट्स को असल में चलाती है? अगर आपको पृथ्वी की हिडन फोर्सेस के बारे में जानना पसंद है, तो लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आप कोई वीडियो मिस ना करें। प्लेट टेक्टोनिक्स वह थियरी है जो बताती है कि पृथ्वी की ऊपरी परत क्रस्ट कैसे हिलती है, पहाड़ कैसे बनते हैं, महासागर कैसे स्प्रेड करते हैं और महाद्वीप कैसे मूव करते हैं। जब वैज्ञानिकों को पहली बार प्लेट टेक्टोनिक्स थियरी के बारे में पता चला, तो उन्हें असल में नहीं पता था कि यह कैसे होता है। और आज भी कोई भी एक मॉडल यह नहीं समझाता कि यह कैसे काम करता है। लेकिन हमें कुछ तो पता है और वह बहुत हैरान करने वाला है। टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट के मैकेनिज्म को आइए एक आसान से उदाहरण से समझें। स्टोव पर रखे बर्तन में पानी कैसे गर्म होता है? आपने कन्वेक्शन के बारे में ज़रूर सुना होगा। बर्तन का बेस गर्म होता है, गर्म पानी ऊपर उठता है, ऊपर फैल जाता है, ठंडा होता है और फिर से नीचे जाता है, एक सर्कुलर मोशन में। अब इसी सिद्धांत को हमारी पृथ्वी पर लागू करें। पृथ्वी के मैंटल में चट्टानें ज़्यादातर ठोस होती हैं, लेकिन वे बहुत गर्म होती हैं और धीरे धीरे बहती हैं, ठीक उसी तरह जैसे स्टोव पर रखे बर्तन में पानी बहता है। मैंटल में लगातार हो रही इस धीमी सर्कुलर मोशन को मैंटल कन्वेक्शन कहा जाता है और यह प्लेट टेक्टोनिक्स में एक मुख्य भूमिका निभाता है। लेकिन एक बर्तन की तुलना में हमारी पृथ्वी कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। मैंटल एक बर्तन जैसा नहीं है, बल्कि यह एक विशाल गोलाकार शेल है। मैंटल के ऊपर पृथ्वी की पूरी क्रस्ट है, जबकि इसके नीचे कोर मैंटल बाउंड्री है। और यहाँ गर्मी एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग स्रोतों से आती है। पहला है कोर से मैंटल की ओर ऊपर उठने वाली गर्मी। मैंटल के अंदर बहुत गर्म चट्टानों के रेडियोएक्टिव डके से भी गर्मी पैदा होती है। तीसरा, कोई सीधा हीट सोर्स नहीं है, बल्कि असमान हीटिंग के कारण होने वाले कन्वेक्शन का नतीजा है। सतह पर स्पेशली ठंडी ओशियानिक प्लेट डेंस और भारी हो जाती हैं और इसलिए वे नीचे की ओर डूबती हैं। गर्म मैंटल और ठंडी ओशियानिक प्लेट में असमान हीटिंग मैंटल कन्वेक्शन को एक बहुत शक्तिशाली और विशाल प्लानेटरी हीट इंजन बनाती है, जो टेक्टोनिक प्लेट्स को मूव करता है। लेकिन इसमें टेक्टोनिक प्लेट्स का क्या रोल है? पहले वैज्ञानिकों को लगता था कि प्लेट्स को मिड ओशियानिक रिजेस के नीचे डीप मैंटल अपवेलिंग द्वारा खींचा जाता है, जैसे कन्वेयर बेल्ट्स सामान ले जाती हैं। लेकिन आधुनिक सबूतों ने इसे बदल दिया। असल में प्लेट्स मूवमेंट मिड ओशियानिक रिजेस पर मैंटल अपवेलिंग का कारण बनती है, न कि इसका उल्टा। तो आधुनिक समझ के अनुसार टेक्टोनिक प्लेट्स इनएक्टिव नहीं हैं, जैसे कन्वेयर बेल्ट्स पर सूटकेस। वे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और वे खुद कन्वेक्शन सिस्टम का आवश्यक हिस्सा हैं। तो असल में वे कौन सी फोर्सेस हैं जो टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट का कारण बनती हैं? पहली है स्लैब पुल। ये फोर्स टेक्टोनिक प्लेट स्लैब को नीचे की ओर खींचती है। ठंडी ओशियानिक स्लैब डेंस और हैवी हो जाती है और सबडक्शन जोन में मैंटल में नीचे जाती है। और जैसे जैसे वे डूबती हैं, बाकी प्लेट को भी अपने साथ खींचती हैं। स्लैब पुल को सबसे मजबूत ताकत माना जाता है और जियोफिजिकल रिसर्च से पता चलता है कि सबडक्टिंग स्लैब या स्लैब पुल टेक्टोनिक प्लेट्स को मूव करने वाली फोर्सेस का लगभग आधा हिस्सा पैदा करते हैं। दूसरी जरूरी ड्राइविंग फोर्स है रिज पुश।
ये ओशियानिक रिज की ऊंचाई से पैदा होने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स लिथोस्फीयर को रिज से दूर खिसकाने का कारण बनती है। साइंटिफिक एविडेंस बताते हैं कि स्लैब पुल की तुलना में रिज पुश एक हल्की ताकत है। उदाहरण के लिए मिड अटलांटिक रिज ईस्ट पैसिफिक राइज से ऊंचा है, फिर भी समुद्र तल वहां धीरे फैलता है। दूसरी तरफ तेजी से चलने वाली टेक्टोनिक प्लेट्स के किनारों पर ज्यादा सबडक्शन होती हैं। पैसिफिक, नास्का और कोकोस जैसी फास्ट मूविंग प्लेट्स तेजी से चलती हैं और सक्रिय रूप से सबडक्ट हो रही हैं। इस ऑब्जर्वेशन से ये पता चलता है कि रिज पुश एक हल्के धक्के जैसा है, जबकि स्लैब पुल रियल पुलिंग फोर्स है जो ज्यादातर प्लेट मोशन को चलाती है। एक और ज़रूरी फोर्स है मैंटल ड्रैग, जो असल में टेक्टोनिक प्लेट और नीचे बहने वाले मैंटल के बीच का फ्रिक्शन है। इसे नदी में तैरने जैसा सोचिए। अगर पानी का बहाव आपकी दिशा में और तेज है तो यह आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। लेकिन अगर बहाव धीमा है या आपके उल्टी दिशा में है तो यह आपके तैरने को मुश्किल बना देता है। मेंटल ड्रैग भी इसी तरह काम करता है। अगर एस्थेनोस्फीयर तेजी से या प्लेट की दिशा में बह रहा है तो ये प्लेट को धक्का देता है। लेकिन अगर यह धीरे या उल्टी दिशा में चल रहा है तो ये ब्रेक की तरह काम करता है और प्लेट की मूवमेंट का विरोध करता है। एक और फोर्स है जो है सबडक्शन फोर्स रेजिस्टेंस। यहाँ सबडक्टिंग स्लैब और अपर प्लेट के बीच का फ्रिक्शन सिर्फ भूकंप ही पैदा नहीं करता, बल्कि यह भी तय करता है कि प्लेट कितनी तेजी से चल सकती है। जब सबडक्टिंग प्लेट्स और अपर प्लेट्स मजबूती से जुड़ी होती हैं तो वे टेक्टोनिक प्लेट की गति को धीमा कर देती हैं। दूसरी तरफ जब कनेक्शन कमज़ोर होता है तो स्लैब आसानी से सबडक्ट करती है, जिससे स्लैब पुल तेजी से चलती है। इसलिए सबडक्शन की स्पीड असल में टेक्टोनिक प्लेट को नीचे खींचने वाले फोर्स और उसे रोकने की कोशिश करने वाले फ्रिक्शन के बीच का बैलेंस है। तो अब जब हमने इन फोर्सेस को समझ लिया है तो आइए देखें कि धरती के अंदर मैंटल कन्वेक्शन असल में कैसा दिखता है। जियोसाइंटिस्ट्स आम तौर पर इस बात पर सहमत हैं कि मैंटल में रॉक्स कैसे फ्लो करते हैं। इसके दो मुख्य मॉडल हैं, यानी जायंट लेयर केक मॉडल और डीप स्टर मॉडल। दोनों इस बहुत ही परिवर्तनशील सिस्टम के कुछ हिस्सों को समझाते हैं, लेकिन कोई भी मॉडल पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है। जायंट लेयर केक मॉडल बताता है कि मैंटल एक बड़े केक जैसा है, जिसमें 660 किलोमीटर की गहराई पर दो अलग अलग परतें हैं। ऊपरी परत एक्टिव है, जहां ज्यादातर प्लेट एक्टिविटी और कन्वेक्शन होता है, जबकि 660 किलोमीटर से नीचे एक थिक, स्लो मूविंग लेयर है। यह मॉडल मिड ओशन रिजेस और हॉटस्पॉट पर पाए जाने वाले मैग्मा में अंतर को समझाता है। मिड ओशन रिजेस से निकलने वाला बैसॉल्ट बहुत यूनिफॉर्म होता है, क्योंकि यह अच्छी तरह से मिक्स्ड हुए ऊपरी मैंटल से आता है, जबकि निचले मैंटल में गहरे प्लून्स से मिलने वाला हॉटस्पॉट मैग्मा केमिकली अलग होता है। तो आसान शब्दों में रिज लावा मैंटल की ऊपरी परत को दिखाता है, जबकि हॉटस्पॉट लावा गहरी परत से आता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। साइज्मिक एविडेंस से पता चलता है कि कुछ सबडक्टिंग स्लैब्स मैंटल में 660 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा गहरे जा सकते हैं। अगर ऐसा है तो दोनों लेयर्स मिक्स हो जाएंगी। तो जबकि यह मॉडल अलग अलग मैग्मा को समझाता है, ये परफेक्ट नहीं है। डीप स्टर मॉडल एक तरह के पूरे मैंटल कन्वेक्शन सिस्टम में विश्वास करता है, जिसमें पूरा मैंटल मिक्स होता रहता है। ठंडे मैंटल रॉक्स को मैंटल बाउंड्री तक नीचे जाते हैं। वे पिघलती हैं और फिर से ऊपर उठते हैं,
और यह सिलसिला चलता रहता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि कन्वेक्शन प्रोसेस कुछ 100 मिलियन सालों में पूरे मैंटल को मिक्स कर सकता है। लेकिन यहाँ समस्या है, अगर पूरा मैंटल हर कुछ 100 मिलियन सालों में पूरी तरह से मिक्स हो जाता है, तो हॉटस्पॉट प्लूम लावा और ओशियानिक रिज लावास के बीच कोई केमिकल अंतर नहीं होना चाहिए। तो यह मॉडल भी परफेक्ट नहीं है। इन दो क्लासिक मॉडल्स के अलावा मैंटल कन्वेक्शन को समझाने वाले कई नए मॉडल भी हैं, लेकिन कोई भी हमारे डायनामिक प्लैनेट की असली तस्वीर पेश नहीं कर सकते। अब जब हम जानते हैं कि टेक्टोनिक प्लेट कैसे मूव करती हैं, तो वैज्ञानिक प्लेट मोशन को कैसे मापते हैं? वैज्ञानिक प्लेट मोशन को मापने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। एक तरीका समुद्र तल पर पलियोमैग्नेटिक सिग्नेचर्स के जरिए है, जो पृथ्वी के पास्ट मैग्नेटिक फील्ड को एक स्नैपशॉट की तरह रिकॉर्ड करता है। इन मैग्नेटिक स्ट्राइप्स की विड्थ और एज हमें बताती है कि समुद्र तल कितनी तेजी से फैल रहा है। एक और तरीका हॉटस्पॉट ट्रेल है। इसका एक क्लासिक उदाहरण हवाईन एम्परर सी माउंट चेन है, जो लगभग 6000 किलोमीटर लंबी वॉल्केनिक आइलैंड ट्रेल है, जो तब बनी जब पैसिफिक प्लेट मैंटल प्लूम के ऊपर से गुजरी। ये दिखाता है कि पैसिफिक प्लेट लगभग 9 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की स्पीड से मूव कर रही है। वे डायरेक्शन में चेंज को भी रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कि लगभग 50 मिलियन साल पहले पैसिफिक प्लेट की मूवमेंट नॉर्थ से नॉर्थ वेस्ट की ओर बदल गई थी। इसी तरह अटलांटिक ओशन में स्थित हॉटस्पॉट्स ने वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद की है कि पैंजिया के टूटने के बाद कॉन्टिनेंट्स कैसे अलग हुए थे। आज जीपीएस, सैटेलाइट और हाई प्रेसिजन सेंसर्स टेक्टोनिक प्लेट्स मोशन को मापने का एक और शक्तिशाली तरीका देते हैं। ये पता लगाने के लिए कि कोई प्लेट कैसे मूव कर रही है, वैज्ञानिक कई सालों तक एक ही जगह का बार बार सर्वे करते हैं। इस टेक्नोलॉजी से की गई कैलकुलेशन से पता चलता है, उदाहरण के लिए, कि हवाई हर साल लगभग 8.3 सेंटीमीटर की रफ्तार से जापान की ओर नॉर्थ वेस्ट में खिसक रहा है। मैरीलैंड, यूएसए में एक लोकेशन, इंग्लैंड में एक लोकेशन से हर साल 1.7 सेंटीमीटर दूर जा रही है। जीपीएस मेजरमेंट बहुत छोटी क्रिस्टल मूवमेंट्स का पता लगाने के लिए भी उपयोगी हैं, जैसे कि टेक्टोनिकली एक्टिव रीजन्स में फॉल्ट्स में होने वाला धीमा बदलाव। तो अगर टेक्टोनिक प्लेट की हलचल जारी रहती है, तो दूर भविष्य में हमारा ग्रह कैसा दिख सकता है? प्लेट मोशन प्रेजेंट ट्रेंड्स का इस्तेमाल करके जियोलॉजिस्ट्स हमारे ग्रह के भविष्य को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो अगर ये ट्रेंड्स जारी रहते हैं, तो लगभग 50 मिलियन सालों में साउथ कैलिफोर्निया सन एंड्रियास फॉल्ट के साथ नॉर्थ की ओर खिसकता रहेगा। लॉस एंजल्स 10 मिलियन सालों में सैन फ्रांसिस्को से आगे निकल सकता है और अल्यूशन ट्रेंच की ओर बढ़ता रहेगा। अफ्रीका शायद यूरेशिया से टकराएगा, जिससे मेडिटेरेनियन सी बंद हो सकता है और नई पर्वत श्रृंखलाएं बन सकती हैं। ऑस्ट्रेलिया नॉर्थ की ओर बढ़ेगा और इक्वेटर को पार करके आखिरकार एशिया से टकराएगा। नॉर्थ और साउथ अमेरिका अलग हो सकते हैं, जबकि अटलांटिक और इंडियन ओशन स्प्रेड होंगे और पैसिफिक ओशन धीरे धीरे सिकुड़ेगा। लगभग 250 मिलियन सालों में साइंटिस्ट्स अगले सुपरकॉन्टिनेंट के संभावित निर्माण की भविष्यवाणी करते हैं। ये भविष्य का लैंडमास अमेरिका, यूरेशिया और अफ्रीका के साथ फिर से जुड़ने से बन सकता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया साउथ ईस्ट एशिया से टकरा सकता है और अटलांटिक ओशन आखिरकार बंद हो सकता है। ये प्रेडिक्शंस इंटरेस्टिंग हैं, लेकिन ये कई कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स पर निर्भर करती हैं।
पृथ्वी का आंतरिक भाग बहुत परिवर्तनशील है और फ्यूचर टेक्टोनिक प्लेट मोशन की निश्चितता के साथ भविष्यवाणी करना मुश्किल है। फिर भी एक बात साफ है, टेक्टोनिक प्लेट्स फ्यूचर में सैकड़ों मिलियन सालों तक चलती रहेंगी। तो टेक्टोनिक प्लेट्स कैसे मूव करती हैं? ये हीट, ग्रेविटी, डूबती स्लैब्स, मेंटल प्लूम्स और मेंटल कन्वेक्शन का एक शक्तिशाली मेल है जो हमारे पैरों के नीचे लगातार घूम रहा है। पृथ्वी जियोलॉजिकली जीवित है और ये तथ्य जल्द बदलने वाला नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपने आज कुछ नया सीखा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। Thanks for watching and see you next time.